यहाँ पे कैपेसिटर था, यहाँ पे इंडक्टर था, यहाँ पे रेजिस्टर था, ठीक है। यहाँ पे एसी सोर्स था। हमने यहाँ पे सीखा था इसका नेट वोल्टेज का फॉर्मूला देखा था, हमने यहाँ पे नेट इम्पीडेंस का फॉर्मूला देखा था। हमने देखा था कि इम्पीडेंस मिनिमम को बोला था जब ओमेगा था 1/√LC, जब ओमेगा 1/√LC था तो हमने बोला था कि इस सिचुएशन में यहाँ पे रेजोनेंस होता था। इस पर्टिकुलर ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी। अगर हम बाहर से इतनी फ्रीक्वेंसी का करंट अगर भेजते हैं तो यहाँ पे इम्पीडेंस सबसे कम होगा, करंट सबसे ज्यादा होगा। क्लियर? तो हमने ये सब चीजें देखी थी रेजोनेंस वाले पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अब हम लोग इसी बात को थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक होगा पावर इन LCR सीरीज सर्किट, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना पावर की, तो पावर क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज पावर। पावर, अरे तुम लोगों ने, काफी सारे बच्चों ने मेरे को पेपर नहीं भेजा है अभी तक के टेस्ट का। हाँ, जेनिस तुम्हारा भी नहीं आया है, आंचल का भी नहीं आया, आयुष का भी नहीं आया, बिलाल का भी नहीं आया। सर मैंने तो भेज दिया, आपने तो रिप्लाई तो कर दिया सर। अच्छा, तुम्हारा आ गया था क्या? हाँ सर मैंने भेज दिया है। अच्छा, आंचल तुम्हारा मिसिंग है, बिलाल तुम्हारा भी मिसिंग है, जेनिस तुम्हारा भी मिसिंग है, किया का शायद से आ चुका होगा, शिवानी का भी मिसिंग है। कुछ तुमने कोई टेस्ट नहीं दिया अभी तक की। मैंने कब पेपर भेजा था बताओ? और मैंने उस दिन क्लास भी नहीं रखी थी इसी वजह से, ताकि तुम लोग अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो तुम लोग उस समय बैठ के टेस्ट दे दो। अरे तुम्हारा एक्चुअली, एक मिनट रुको, ठीक है, मैं पेपर तुमको भेज देता हूँ, ठीक है। अभी बाकी जो पेरेंट ग्रुप में जो भी एडेड है उनका तो पेपर आया नहीं है अभी तक की। बाकी लोग बाकी लोग जो भी है ना, मेरे को पेपर कल राखी है, ठीक है। कल तुम लोग घर पे फ्री रहोगे, कोई कोई ना स्कूल में क्लास है ना कुछ है। कल मेरे को दोपहर तक की भेज देना। पावर इन LCR सीरीज सर्किट, देखो पावर क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज पावर। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें ना, अगर पावर का सिंपल एक्सप्रेशन की, तो पावर हो जाएगा पावर एवरेज टोटल एनर्जी बाय टोटल टाइम। एनर्जी कंज्यूम बाय टाइम क्या होता है? पावर। अगर अपनी तुम टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, तो पावर इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव, सब में अलग अलग किया गया। अगर हम एक LCR सर्किट कर लेते हैं ना, तो हमारा तीनों का काम हो जाएगा एक ही साथ। अगर मान लो तीनों का काम अगर एक ही साथ हो रहा तो बहुत अच्छी बात है। जो अगर मान लो खाली इंडक्टर है तो हम उसके अकॉर्डिंग फेज को एडजस्ट कर लेंगे, खाली रजिस्टर है उसके अकॉर्डिंग फेज को एडजस्ट कर लेंगे। तो हम लोग LCR सर्किट में पढ़ लेंगे ना, तो हमको बाकी सबका काम, हमारा सारे का काम हो जाएगा। अब देखो, हमने क्या देख करके रखा था कि ये था हमारा वोल्टेज करंट, ये वोल्टेज टाइम, ठीक है। और ये था हमारा करंट टाइम। एक बार मैं तुमको थोड़ा सा प्योर रेजिस्टिव से समझाता हूँ, ताकि तुम्हें थोड़ा इजी हो जाए समझने। ये ऐसा सर्किट था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो वोल्टेज इंटू ये करंट भी हो गया, ये वोल्टेज इंटू करंट हो जाएगा। वोल्टेज इंटू करंट देगा, यहाँ पे प्लस और प्लस होगा तो प्लस वैल्यू आएगा, या माइनस इंटू प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस इंटू प्लस प्लस होगा। तो नेट एनर्जी कंज्यूम हम निकाल सकते हैं, टाइम से डिवाइड कर देंगे कैपिटल T से, तो पावर मिल जाएगा। अगर मान लो हमारे पास ऐसा कोई सर्किट है, इस तरह से अगर है,
ठीक है, ये वोल्टेज के लिए और ये हमारा इंडक्टर के लिए। तो अगर हम यहाँ वाले पार्ट पे देखें ना, अगर तो ये वाला नेगेटिव है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो प्लस इंटू माइनस कैसा आएगा? वोल्टेज इंटू करंट नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पर देखो, एक प्लस है, दूसरा भी प्लस है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो प्लस हो जाएगा। तो मतलब एक्चुअली अगर तुम इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करो ना अगर, तो तुम वहां पे क्या देखोगे कि एक क्वार्टर जो होता है प्लस माइनस होता है, एक क्वार्टर जो होता है प्लस प्लस होता है, एक क्वार्टर माइनस माइनस होता है, एक क्वार्टर माइनस प्लस होता है। तो उसमें क्या होता है, दो पार्ट तो माइनस में आते हैं, दो पार्ट प्लस में आते हैं। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम कितना हो जाता है फुल साइकिल में? आंसर है 0। ठीक है, तो मैं तुमको अभी बताया, तो ये चीज हम लोग अभी मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे कि अगर रेजिस्टर की बात की जाए ना, तो पावर कंज्यूम हमारा पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर हम इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करें प्योर प्योर में, तो उसमें क्या आता है? 0 आता है। लेकिन हमारा सवाल तो ऐसा होगा कि हमारे सर्किट में ऐसा तो अब हम सीख नहीं रहे, प्योर रेजिस्टर भी होगा, प्योर इंडक्टर भी होगा, प्योर कैपेसिटर, तीनों के तीनों एक साथ होंगे, है ना, LCR सर्किट। तो उसमें हमारा टोटल एवरेज पावर कंज्यूम हमको निकालना होगा। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। एवरेज पावर हो जाएगा हमारा टोटल एनर्जी हो जाएगा VI इंटू DT, जीरो से लेकर के कैपिटल T बाय T। कैसे निकला देखो, वोल्टेज इंटू करंट हमें क्या देगा? वोल्टेज इंटू करंट, दिस गिव्स अस पावर एट एनी इंस्टेंट। हमने मान लो हमको हमारे पास सर्किट ऐसा है, ये वोल्टेज का ग्राफ है और ये करंट का ग्राफ है। इसका जो फेज डिफरेंस है यहाँ पे, कैसा जा रहा है, ठीक है, करंट का और वोल्टेज का। अब हमने देखा कि एट एनी मोमेंट वोल्टेज कितना है, ठीक है, और उस मोमेंट में करंट कितना है, ठीक है, हमने निकाल लिया। यहाँ पे देख लिया, हमने देखा कि वोल्टेज कितना आ रहा है, ठीक है, और उस समय हमने देखा कि करंट कितना। हमने क्या किया, वोल्टेज इंटू करंट को मल्टीप्लाई कर दिया। तो उस मोमेंट पे वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, करंट की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। हमने एक ही किसी भी मोमेंट पे दोनों चीजों को मल्टीप्लाई किया। जैसे हमने दोनों चीजों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा उससे? हमें मिल जाएगा पावर सप्लाइड एट एनी इंस्टेंट, किसी भी मोमेंट में कितना पावर सप्लाई होगा। ठीक है, हमने क्या किया, उस पावर एट एनी इंस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया स्मॉल टाइम के साथ, dt के साथ, दैट इज द एनर्जी सप्लाइड इन दैट स्मॉल टाइम dt। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा उससे? एनर्जी सप्लाइड इन दैट स्मॉल टाइम dt। और हमारा हमारा टाइम कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। आपको फुल साइकिल में निकालना है ना, तो फुल साइकिल मतलब कितना हो गया टाइम? कैपिटल टी होगी। एवरेज पावर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके टी। अब देखो तो बी क्या हो जाएगा हमारा? बी नॉट साइन ओमेगा टी, या ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। और करंट का हमारा एक्सप्रेशन क्या था? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू डी टी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पावर एट एनी इंस्टेंट ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू डी टी। ठीक है, दिस इज द एनर्जी सप्लाइड इन टाइम टी। ये क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस पावर। अगर सोचो पावर लगातार चेंज हो रहा है, लेकिन छोटे से टाइम में, एकदम छोटे से टाइम में पावर कैसा रहेगा? ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि पावर तो छोटे से समय में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और यहाँ मैंने टी से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये मुझे टोटल एनर्जी देगा जीरो से टी में,
हमने इसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया। आई बात समझ में? उसके बाद एवरेज पावर क्या हो जाएगा, 1/t ई नॉट इंटू आई नॉट, तो बाहर आ जाएगा। ई नॉट क्या था, मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम वोल्टेज, और आई नॉट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट। ई नॉट आई नॉट बाहर आ गया, जीरो से लेके टी। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी। मान के चला हमने कि यहाँ पे सर्किट जो है इंडक्टर डोमिनेटेड है, तो -5 कर दिया। हमने देखा भी था कल ही, साइन ए इंटू कॉस बी, तो कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। एवरेज पावर हो जाएगा हमारा ई नॉट आई नॉट बाई टी, जीरो से लेकर टी। ठीक है, अभी देखो तो मैंने क्या क्या ब्रैकेट को खोल दिया। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव माइनस ये हो जाएगा और साइन फाइव इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी डी टी। ये हो जाएगा ई नॉट आई नॉट बाई टी। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसको ऐसा लिख दिया, जीरो से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव डी टी माइनस जीरो से टी साइन साइन फाइव। ठीक है, अच्छा इसको मैं क्या ले सकता हूँ, साइन टू ओमेगा टी बाय टू डी टी। दिस इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाय टी। ये हमारा एवरेज पावर था ना। देखो, साइन ए इंटू कॉस ए क्या था, साइन टू ए बाय टू। ठीक है, और साइन फाइव को वैसे रख दिया मैंने, और डी टी, ये इंटीग्रेशन था यहाँ पे, तो माइनस साइन आ रहा था, तो डी टी से मल्टीप्लाई करके मैंने डी टी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और अलग कर दिया, डी टी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अलग कर दिया, जीरो से लेकर कैपिटल टी ले लिया मैंने। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये कॉस फाइव को मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया। अच्छा, मैंने तुम लोग को बता के रखा था कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी जीरो से लेकर टी, इसका इंटीग्रेशन क्या था, कॉस फाइव तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि बेस तो शुरू से कांस्टेंट रहेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन था टी बाय टू। ठीक है, माइनस, यहाँ से अगर हम साइन फाइव को निकाल दे बाहर, टू भी बाहर निकल जाएगा। और मैंने बता के रखा था कि कभी भी साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो, उसका जीरो से लेके कैपिटल टी जो होता है टी बाय टू होता है। और कभी भी तुम्हें अगर साइन दिखे या कॉस दिखे, ठीक है, साइन या कॉस के अंदर एंगल कुछ भी हो, ओमेगा टी हो, टू ओमेगा टी हो, थ्री ओमेगा टी हो, कुछ भी साइन और कॉस अगर हो, स्क्वायर ना हो, तो जीरो से लेके कैपिटल टी में उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो। तो ये हमारा हो जाएगा जीरो। तो इसको जब हमने देखा ध्यान से, तो ये हो जाएगा ई नॉट आई नॉट बाय टी इंटू टी इंटू बाय टू इंटू कॉस फाइव। तो टी टी कट गया, ये क्या हो जाएगा, ई नॉट बाय रूट टू। ठीक है, इसको पहले इसका नोट कर जाओ, इसको आगे लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एवरेज पावर कंज्यूम हो गया। अब देखो, ये हमारा क्या हो गया, एवरेज पावर कंज्यूम हो गया। ये हो जाएगा ई नॉट बाय रूट टू
इंटू आई नॉट बाई रूट 2 इंटू कॉस फाई। एवरेज पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस। ठीक है, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज पावर। देखो एवरेज पावर किस पे डिपेंड करता है, हमने क्या वोल्टेज सप्लाई किया, हमने क्या क्या करंट बनाया बन रहा है सर्किट में, ठीक है, इनटू कॉस फाई। ठीक है, अगर यहाँ पर समझो, देखो अगर यहाँ पे हमसे बोल दिया जाए इफ सर्किट इज केसेस, ये कौन से केस के लिए, एलसीआर सर्किट के लिए। तुम्हें अपनी बुक में इंडक्टर के लिए, प्योर इंडक्टर के लिए अलग मिल जाएगा, प्योर कैपेसिटर के लिए अलग मिल जाएगा, लेकिन ये यूनिवर्सल फॉर्मूला जिससे तुम किसी का भी निकाल सकते हो। केस वन, इफ सर्किट इज प्योर रेजिस्टिव देन cos phi इक्वल्स टू, याद करो cos phi हमने सीखा था ना लास्ट क्लास में, हमने देखा था cos phi क्या आ रहा था, ये ऐसे था हमारा सर्किट, इस तरह से था, ये z था, ये r था, ये phi था। cos phi क्या था हमारा, r बाय z, और ये जो z था ना, ये क्या था, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सटी का स्क्वायर। तो एक्सएल इक्वल टू एक्सटी कर दो, तो अगर खाली प्योर रेजिस्टिव है तो z किसके इक्वल हो जाएगा, r के इक्वल हो जाएगा। खाली अगर प्योर रेजिस्ट, खाली अगर r है तो z तो r के इक्वल हो जाएगा, तो काट के कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। cos phi इक्वल्स टू 1, cos phi इक्वल्स टू 1, तो पावर एवरेज कंज्यूम कितना हो जाएगा, ई आर एम एस इंटू आई आर। ठीक है, उसके बाद अगर बोल दिया जाए कि इफ सर्किट इज प्योर कैपेसिटिव, अगर प्योर कैपेसिटिव है मतलब आर तो वहां पे होगा ही नहीं, ठीक है, खाली क्या होगा, एक्स टी होगा। कि अगर हमने क्या पढ़ के रखा था, जेड क्या था, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सटी का स्क्वायर। अगर मान लो हमारे सर्किट में आर नहीं है, एक्सएल नहीं है, तो दोनों दोनों जीरो होगा, तो खाली एक्स ही बचा। तो उस सिचुएशन में हम क्या बोल सकते हैं, कॉस फाई क्या हो जाएगा, कॉस फाई हमारा हो जाएगा जीरो। देयरफॉर एवरेज पावर कंज्यूम क्या हो जाएगा उस सिचुएशन में, और अगर हमसे बोल दिया जाए कि थर्ड केस में इफ सर्किट इज प्योर इंडक्टिव, तो उस समय भी क्या होगा, कॉस पर जीरो हो जाएगा। क्यों, कि यहाँ पे फिर से अगर देखा जाए तो ये आर तो जीरो हो गया, ठीक है, खाली बचेगा क्या वहाँ पे, आर अगर जीरो हो गया तो ये हमारा बचेगा खाली एक्सएल बचेगा। तो ऊपर जीरो हो गया, नीचे में एक्सएल बचा, जीरो पे एक्सएल जीरो ही होगा, तो भी एवरेज पावर कंज्यूम क्या हो जाएगा। तो ये वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया ना, ये हमारा तीनों तीनों की हो गया, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। ठीक है, अब सुनना ध्यान से कि अगर यही सवाल हमारे एग्जाम में अगर आ जाए कि व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है, 1 मार्क, तुम आराम से उसको वहां पे लिख के आ सकते हो जीरो। ठीक है, और तुम अपने वहां पे आंसर के सपोर्ट पे क्या लिख सकते हो, पावर एवरेज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट cos phi इक्वल्स टू जीरो, सो पावर कंज्यूम इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चन में, 2 मार्क के क्वेश्चन में इतना लिख करके आएंगे, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर हमसे यही सवाल अगर 3 मार्क का अगर आ जाता है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द पावर कंज्यूम्ड इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, मैं क्या लिखूंगा, देखो इसमें ये हमारा हो जाएगा ई नॉट आई नॉट, ई नॉट आई नॉट। ठीक है, अगर अगर ऐसा पूछ ले पावर कंज्यूम, ये तुमको, ये पहले वाले से बड़ा आसान है, ठीक है, लेकिन पहला वाला मैंने तुमको क्यों सिखा दी, तो वो यूनिवर्सल है और वो सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर ये सवाल आ जाए खाली प्योर इंडक्टिव के लिए, ठीक है, क्या खाली प्योर इंडक्टिव के लिए पावर कंज्यूम निकालो, 3 मार्क का क्वेश्चन,
तो हमने क्या पढ़ के रखा है, पावर एवरेज का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक सर्किट में ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये 1/t, ई नॉट आई नॉट बाहर निकालो, 0 से लेकर टी, ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ पे माइनस साइन में लगेगा, तो माइनस साइन को बाहर निकाल दो, ठीक है, डी टी, तो ई नॉट आई नॉट बाय टी माइनस, और ये क्या हो जाएगा 0 से लेकर टी साइन 2 ओमेगा, ये क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा 2/t हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो तो इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने आप बता के रखा कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का 0 से लेकर t/2 होता है, लेकिन साइन और कॉस का, उसकी साइन ओनली कॉस का क्या होता है, वो 0, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है, 0 होता है, यानी कि कितना पावर कंज्यूम हो गया, 0। यहाँ से मैंने वो चीज लिखी भी है, देखो पावर कंज्यूम। तो अगर ये सवाल तुम्हारा 3 मार्क का अगर आ जाता है ना, तो तुम इसको ऐसा करके आ जाओगे। अगर यही सवाल कैपेसिटर में अगर आ जाता है 3 मार्क का, या साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कर देना, यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन नहीं आएगा, ठीक है। फिर से साइन 2 ओमेगा 2/2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, फिर से आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब तो सबको समझ में अच्छे से आना चाहिए। ये क्लियर हो गया सबको कि व्हाट इज द एवरेज पावर कंज्यूम इन। अभी पता हम लोग इसी को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, ठीक है। थोड़ा सा हमने अभी देखा कि एवरेज पावर कंज्यूम क्या हो जाता है, ई नॉट आई नॉट कॉस पाई बाय 2, ठीक है। ये जो इसको मैंने क्या लिखा था, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज द रियल पावर, इसको बोलते हैं, जो कि 2 पावर आ रहे हैं यहाँ पे देखो, ये हमारा हो जाएगा रियल पावर। इसको मैंने क्या लिखा था, ई नॉट बाय रूट 2 इंटू आई नॉट बाय रूट 2, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस। ये जो बाय 2 है ना, 2 को मैंने क्या लिखा है, 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, तो रियल पावर हमारा हो जाएगा ये। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ एपरेंट पावर। ये एपरेंट पावर क्या है, ये हो जाएगा ई नॉट बाय रूट 2 इंटू, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस। ये हमारा रियल पावर हो गया एपरेंट पावर इंटू कॉस। ये जो कॉस फाई है ना, इसको स्पेशल नाम दिया गया, कॉस फाई इक्वल्स टू रियल पावर बाय एपरेंट पावर, ठीक है। एंड दिस कॉस फाई इज कॉल्ड एज पावर फैक्टर, ठीक है। तो मैं क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। देखो ये शायद से शब्द जो है ना पावर फैक्टर, तुम्हारे कोर्स पे से अभी शायद से निकाल दिया गया है, बट तो कोई सेंस ही नहीं बनता। पावर फैक्टर तो 2 लाइन का है, और जब तक ये समझ नहीं आएगा तुमको, बाकी समझ फील नहीं आएगा, तो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, भले ये एग्जाम में आए नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मुश्किल से 4 लाइन की डेफिनेशन है इसकी, और थोड़ा समझ लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। देखो पावर फैक्टर वही चीज हो गई, अगर पूछा जाएगा, जैसे हम लोग, तुम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट होती है, ठीक है। तुम्हारे पास मान लो घर पे एक पानी की मोटर है, ठीक है। वो मोटर का काम क्या होता है कि वो पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाता है। अब उस मोटर को हमने अगर बाहर से, मान लो हमने कोई डीसी सोर्स, हमारे पास कोई बैटरी है, जो कि बैटरी ने सप्लाई किया 100 जूल एनर्जी, और ये पानी नीचे से जो ऊपर जाता है, उसके लिए हमने देखा mgh निकाला, मास इंटू g/h, ये हम निकालते तो ये हमारा 80 जूल आता है, ठीक है। अगर ये 80 जूल आता है,
तो हमने हमसे क्या पूछा गया कि इस मोटर की एफिशिएंसी क्या होगी, इस मोटर की एफिशिएंसी क्या होगी। तो मैंने बोला इस मोटर की एफिशिएंसी हो जाएगी एनर्जी आउटपुट कितना है, तो आंसर है 80 जूल। एनर्जी इनपुट कितना है, आंसर है 100 जूल, हो जाएगा 0.8। ये एफिशिएंसी को आप थीटा से इंडिकेट करते थे, ठीक है। जैसे वहां पे हमको ये बताता है कि इस मोटर को यूज करने में हमारी 20% एनर्जी जो हो गई वेस्ट हो। हम कैसा एफिशिएंसी वाला मशीन चाहते हैं, अच्छी ज्यादा एफिशिएंसी वाला। हमको ये पता है कि हमारी एफिशिएंसी जो थी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, 1 के जितना नजदीक हो उतना अच्छा। पावर फैक्टर जो है ना, दिस इज सेम एफिशिएंसी जो डीसी सर्किट में जो एफिशिएंसी वर्ड यूज करते हैं, एसी सर्किट में पावर फैक्टर जो है वो एफिशिएंसी का के नाम से फेमस है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि हमारे पास मान लो कि सीधी सी बात है कि हमने हमारे पास कोई सोर्स है, ठीक है, हमारे पीछे से वोल्टेज आती है, ठीक है, और 220 वोल्ट की वोल्टेज आती है, और करंट हम देखते वहां पे करंट आ रही है 2 एम्पियर उससे, तो पीछे से सप्लाई हो रहा है, ठीक है। हमने देखा कि 220 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, पीछे से पावर, और हम जो करंट नाप रहे सर्किट में इम्पीडेंस की वजह से वो 2 आ रहा है, ठीक है। तो सर हमारे पीछे से जो भी हमने जो हमको सप्लाई मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है, 440 जूल का मिल रहा है, ठीक है, जो पावर हाउस से मिल रहा है। हम 440 जूल पर सेकेंड के लिए इतना पेमेंट करते हैं, ठीक है। जो भी जितने समय के लिए यूज करेंगे उसको टाइम से मल्टीप्लाई करके उतना पेमेंट, ठीक है, 440। लेकिन जब हम अपने मोटर में लेते हैं इसको, और हमारे मोटर का मान लो अगर बोला गया है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बन गया अपरेंट पावर, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हमारे कैलकुलेशन के साथ। लेकिन जो पानी जो नीचे से ऊपर उठता होगा, ठीक है, जो हमको रियल पावर मिल रही है, पानी जो नीचे से ऊपर उठ रहा है, वो हमको कितने का मिला, 440 इंटू, मान लो हमारा पावर फैक्टर है 0.8, ठीक है, तो हमारे को कितनी एनर्जी मिल रही है, 30 का 3 करी तो 30 33, तो ये हमको 352 जूल्स एनर्जी पर सेकेंड हम यूजफुल लेते हैं पानी को नीचे से ऊपर उठाने में। बाकी तुम अगर ये सब्ट्रैक्ट करो ना, तो वो पूरी की पूरी एनर्जी क्या हो गई, 1 सेकेंड में उतनी एनर्जी का लॉस हो। हमको हम पेमेंट इतना के लिए कर रहे हैं, हमको फायदा इतना का मिल रहा है, बाकी क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ये जो डिसाइड होता है ना कितना आया है और कितना वेस्ट हुआ है ना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली पावर फैक्टर, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, ये पावर फैक्टर, ठीक है, हम कैसे निकाले थे अभी हमने देखा था। देखो पावर फैक्टर, कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री जो बनाती है ना अपने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इंडिया में बनते हैं, उसके लिए पावर फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कि पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या था हमने देखा था अभी, वो था आर, आर बाय जेड। ये आर बाय जेड क्या हो जाएगा, जेड हमारा हो जाएगा √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सटी का स्क्वायर। ये हमारा पावर फैक्टर हो गया। अब पावर फैक्टर की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, दैट इज मैक्स कॉस फाई की वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे एफिशिएंसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 1 थी, 100%। कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 ही हो सकती है। मैथ से पढ़ के रखे साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या 1 हो सकती है। कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, कॉस फाई इक्वल्स टू 1 व्हेन एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। अगर एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी है तो पावर कंज्यूम्ड इन एलसीआर सर्किट कैसा होगा, मैक्सिमम, और ये एक्सीएल इक्वल्स टू एक्सी होगा, और यहाँ पे क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। ये अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो 1 हो जाएगा। याद रखना, जो हमने कल पढ़ा था रेजोनेंस, वही चीज फिर से रिपीट हो रही है। याद रखना है, रेजोनेंस के लिए हमने रेजोनेंस अलग अलग लैंग्वेज में बताया जाता है। रेजोनेंस की एक लैंग्वेज ये होती है कि उसमें जो ओमेगा होता है 1/√LC होता है, ठीक है। हमने उस पर ऐसे ही बोल सकते हैं कि उस पर जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है। हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि उस पर कॉस फाई की वैल्यू 1 होती है। हम उस पर ऐसा भी बोल सकते हैं कि उस पर इम्पीडेंस होता है मिनिमम होता है। हम उस पर ऐसा भी बोल सकते हैं कि करंट इन द सर्किट कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। हम उस पर ऐसा भी बोल सकते हैं कि वहां पर जो उसका पावर फैक्टर होता है 1 होता है। हम उस पर ऐसा भी बोल सकते हैं कि उस पर पावर कंज्यूम क्या कहते हैं, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो पावर कंज्यूम, तो रेजोनेंस को अलग अलग लैंग्वेज में बोल सकते हैं। और ये जितने भी मैंने बोला है ना, मैं तुमको ये सब लिख देता हूँ पॉइंट वाइज, ताकि तुमको जब भी एग्जाम में कभी भी तुमको अगर ऐसी लैंग्वेज कहीं भी देखने के लिए मिले तो तुम समझ जाओगे कि नहीं यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो देखो
cos phi इक्वल्स टू 1 हो गया, देन xl इक्वल्स टू x, ठीक है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड, दिस इज केस ऑफ रेजोनेंस। अब पता है देखो, वो मैं अभी रेजोनेंस के लिख दूंगा जो मैंने बोला ना अभी, इसलिए घबराना नहीं है, मैं अभी से पॉइंट लिख देता हूँ। अब यहाँ पे तुम्हें क्या समझना है कि जब भी मान लो तुम घर पे यूज करते हो 5 स्टार एसी, 4 स्टार एसी, 3 स्टार एसी, तो 3 स्टार और 4 स्टार एसी में क्या फर्क होता है? जो 5 स्टार एसी होता है ना, उसका जो पावर फैक्टर होता है वो काफी अच्छा होता है, मतलब उसका पावर फैक्टर अप्रोक्सीमेटली 0.8 के आसपास, 1 अचीव कर पाना मुश्किल होता है, बहुत सारे उसमें कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो अब उसका पावर फैक्टर अगर 0.8 है, मतलब हमारा 5 स्टार एसी है। अब 5 स्टार एसी अगर हमारा है, मतलब अगर हमने उसको 100, उसको अगर चाहिए 100 जूल, अगर हमने उसको एनर्जी दी है, ठीक है, या उसको अगर 100 जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो हमको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? हमको सप्लाई करनी पड़ेगी 0.8 इक्वल्स टू रियल पावर हमारा कितना है 100, एपरेंट पावर हमारा कितना हो जाएगा x, ये हो जाएगा 100 बटे 0.8। तो हमको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? 8 बन जाए 8, बचा कितना 2, 8 टू जा 16, 120। 120 जूल हमने दिया बाहर से, तो हमको 100 जूल एनर्जी एसी मतलब यूज करें। अगर हमारे पास मान लो अगर 3 स्टार एसी है या 4 स्टार एसी है, उसको भी 100 जूल एनर्जी चाहिए, तो उसको हमको कितनी एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी? यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 बन गया 7, बचा कितना 3, 7 4 जा 28, ठीक है, 2 7 2 जा 14, इतना अप्रोक्सीमेटली 143 जूल एनर्जी हमको देना पड़ेगा, तब जाके वो सॉल्व। इसमें हमने कितना एनर्जी लिया पावर हाउस से? 120 जूल एक सेकेंड। इससे हमने कितना एनर्जी लिया? 143 जूल लिया हमने एक सेकेंड। यहाँ पे हमको यहाँ पे कम पेमेंट करना पड़ा, यहाँ पे ज्यादा पेमेंट करना पड़ा है फॉर जस्ट यूजिंग 100 जूल एनर्जी जो एसी हमको यूज करता है। तो ये बेटर हुआ ना। तो ये इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा हम लोग ऐसा ऐसा डिवाइस यूज करना पसंद करते हैं जिसका पावर फैक्टर कितना होता है, 1 के नजदीक, ठीक है। जिसका 1 के नजदीक होता है पावर फैक्टर, उसको उसमें एनर्जी का वेस्टेज सबसे कम होता है और वो डिवाइस हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। और ये पता देखो, ये ऐसा जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है, ठीक है, जो भी इंडिया में डिवाइस बनती है, उसका पता खासा ध्यान रखा जाता है कि ये सबको पता है इंडिया में जो ये एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी होना चाहिए, ठीक है। सबको पता है इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC उसका होगा। और हम सबको पता है कि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है ना 50 हर्ट्ज की होती है, मतलब इंडिया में जो ओमेगा होता है ना वो हो जाता है 100 पाई का। अब इंडिया में जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है, उसमें क्या देखा जाता है कि उसमें वो लोग क्या करेंगे, एल को देखेंगे, ठीक है, टी को देखते, एल कैसे देखेंगे, कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, रेडियस क्या है। टी को कैसे देखते हैं कि क्या एरिया है और क्या उसका क्या कहते हैं गैप है। उससे वो लोग ऐसा एल और सी सेलेक्ट करेंगे ना, ठीक है, जो हमारे सर्किट में लगेगा एलसीआर सर्किट में, वो ऐसा चूज करेंगे कि उसके जो वैल्यू है वो 100 पाई के इक्वल। अगर हम ऐसा सर्किट बनाते हैं इंडिया में, तो हमारा ये जो बाहर से जो, तो उससे फायदा क्या हुआ हमको, उससे हमको रेजोनेंस मिलेगा। और रेजोनेंस में क्या हो जाएगा, कॉस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी या काफी नियर टू 1 आ जाएगी। नियर टू 1 आ जाएगी तो हमारा हम अगर बाहर से सप्लाई करते हैं 100, तो हमको यहाँ पे फुल 100 मिलेगा, वेस्टेज हमारा मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डिजाइन द सर्किट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज अगर मान लो अगर इंडिया में बाकी जितने भी डिवाइसेस बने अगर, तो ऊपर नीचे अगर हो उसपे, तो क्या होगा, नेशनल लॉस है। हर इतना जो बिजली की जो बिजली इतनी पैदा होती है, अगर हर एक डिवाइस को हमने बिजली सप्लाई कर रहे हैं और अब कितनी कितनी जूल एनर्जी हर सेकंड में कंज्यूम होती है, और अगर हर एक में लॉस हो जाएगा डिवाइस में, तो सोचिए कितना बड़ा नेशनल लॉस है, क्योंकि हर डिवाइस में लॉस हो रहा है। तो इसलिए जो भी डिवाइस बनाई जाती है ना, उसमें ध्यान रखा जाता है कि हम वहाँ पे एल और सी की वैल्यू ऐसी चूज करें ताकि ओमेगा 1/√LC हो, ताकि रेजोनेंस हो, ताकि पावर फैक्टर 1 के नियर हो जाए। पावर फैक्टर का 1 के नियर हो जाएगा
तो हमारा जो रियल पावर होगा वो एपरेंट पावर के बहुत नजदीक हो जाएगा। एनर्जी का लॉस कैसा होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, अभी मैं क्लास एंड करा फिर से ज्वाइन कर, फिर से ज्वाइन कर लें।